Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules, and today in this lecture we will complete the stratigraphy portion which is important for GSI prelims, UPSC GSI mains also, as well as GATE and other state level examination. So this is from here we will start from very basic to very advanced stratigraphy we will cover in this entire lecture series. So let's first start with the principle of stratigraphy. Okay, तो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी क्या होती है बेसिकली. ओके, सो द मैकेनिज्म ऑफ सेडिमेंटेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स लाइक लावा फ्लोज डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी. मतलब कैसे सेडिमेंट्स जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं और कैसे उनका हॉरिजॉन्टली कैसे वो होते हैं या फिर कैसे इंक्लूजन होता है या क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप्स होती हैं, फॉसिल का क्या रोल है, ये सब प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी में आता है. सो इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिसमें पहला है ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन, कि मतलब एक बेड है उसके ऊपर ही यंगर बेड डिपॉजिट होगा. फिर है हमारा ऑर्डर ऑफ हॉरिजॉन्टैलिटी, मींस जो बेड है वो नॉर्मल कंडीशंस में हॉरिजॉन्टली ही एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते हैं. फिर है लेटरल कंटिन्यूटी, कि कोई बेड है वो कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है, सडन ब्रेक नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कोई फॉल्ट या किसी तरह की अनकन्फॉर्मिटी प्रेजेंट है. फिर है क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप, ये बताता है कि अगर कोई डाइक या कुछ इंक्लूड कर रहा है तो वो यंगर होगा ऑलरेडी प्रेजेंट कंट्री रॉक से. उसके बाद है इंक्लूजन, फिर है फॉनल सक्सेशन, फिर है अनकन्फॉर्मिटी एंड उसके बाद है यूनिफॉर्मिटिज्म एंड कैटास्ट्रोफिज्म. सो यहाँ से जीएसआई में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है. फिर है ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन. सो व्हाट इट टेल्स कि नीचे जो बेड डिपॉजिट हुआ है उसके ऊपर जो बेड डिपॉजिट होगा वो उससे यंग होगा और उसके ऊपर जो बेड डिपॉजिट होगा वो यंगेस्ट होगा. देन वी हैव ओरिजिनल हॉरिजॉन्टैलिटी. सो अगर ग्रेविटी सिर्फ एक्ट कर रही है तो बेड जो है वो हॉरिजॉन्टली ही डिपॉजिट होंगे एक दूसरे के ऊपर. बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में है सैंड ड्यून्स और रिपल्स. ओके, ये इसी एंगल पे डिपॉजिट होते हैं बट ये एंगल लेस देन 30 डिग्री होता है यहाँ पे. ओके, लेट मी सी रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. यस, सो ये है कि ये सारे बेड यू कैन सी दे आर डिपॉजिटेड हॉरिजॉन्टली वन अबव द अनदर. फिर है लेटरल कंटिन्यूटी, कि बेड जो है वो कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है. तो सेडिमेंट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिपोजिशन, मतलब हर तरफ सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे, उनमें कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी. सो मिसिंग सेक्शन इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ इरोजन और फॉल्टिंग. तो अगर कहीं मिसिंग सेक्शन है वो इरोजन या फॉल्टिंग की वजह से. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वाला बेड जो है वो कंटिन्यूसली डिपॉजिट हुआ था बट फॉल्टिंग की वजह से यहाँ पे ब्रेक आ गया और इरोजन की वजह से यहाँ पे ब्रेक आ गया. सो कंटिन्यूअस अक्रॉस द फॉल्ट इफ ऑफसेट टेक्स इनटू अकाउंट. फिर उसके बाद है क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप. सो व्हेन समथिंग क्रॉसेस द सीक्वेंस, या डाइक हो सकती है, तो वो हमेशा यंगर होगी ऑलरेडी प्रेजेंट कंट्री रॉक से. तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले सैंडस्टोन डिपॉजिट हुआ विच इज दिस बेड. ओके, उसके बाद वहाँ पे डाइक का इंट्रूजन हुआ, तो ये डाइक है यहाँ पे, और उसके बाद फिर फॉल्ट आया, तो इसलिए यहाँ पे हमको डाइक में ट्रंकेशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ऑफसेट है डाइक में. देन आफ्टर दैट वी हैव इंक्लूजन. सो ये बोल रहा है कि इंक्लूजन जो है वो हमेशा ओल्डर होंगे. इंक्लूजन विल ऑलवेज बी ओल्डर देन द रॉक विच कंजिस्टेड. फॉर एग्जांपल जेनोलिथ, ठीक है. जेनोलिथ क्या होते हैं, ये जब लावा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होता है तो कंट्री रॉक के कुछ रॉक जो है वो इसमें थोड़े बहुत डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते. तो लावा अपने साथ जो रॉक्स को लेके आता है उसको बोलते हैं जेनोलिथ. तो अगर कहीं भी हमको इंक्लूजन मिल रहा है तो जो इंक्लूजन अंदर है वो ओल्डर है एज कंपेयर टू द एंटायर रॉक. देन वी हैव आफ्टर दैट अनकन्फॉर्मिटीज. So there may be gaps in sedimentation due to erosion and non-deposition. Okay, so this is unconformity. Unconformity को डिटेल में हम बाद में और पढ़ेंगे. Then we have faunal succession or fossil succession. So organism that live when sediment deposited can trapped in the sediment. Organism changes and evolve through time. So on the basis of the fossil in a bed, it is possible to differentiate between the beds at different level. अब जैसे ट्राइलोबाइट्स पहले आए, ट्राइलोबाइट्स के बाद ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वगैरह आए कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में. सो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलते हैं. तो
पहले इनवर्टिब्रेट्स थे, फिर वर्टिब्रेट्स थे, फिर मैमेलियन फॉसिल्स हमको मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व करती गई, फॉनल सक्सेशन का प्रिंसिपल यही बता रहा है कि वैसे वैसे बेड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ हमको फॉसिल्स मिलते हैं। तो जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओल्डर बेड्स में मिलेंगे, और जो इवोल्यूशन के बाद न्यू ऑर्गेनिजम्स वगैरह आए वो हमको यंगर बेड्स में मिलेंगे। इसके बाद है यूनिफॉर्मिटिज्म एंड कैटास्ट्रोफिज्म। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म मतलब जो प्रोसेस आज हो रहा है स्लो रेट से, वही प्रोसेस पास्ट में भी हो रहा होगा, जैसे कि सेडिमेंटेशन, इरोजन और ये सब। सो प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। ओके, बहुत फेमस डायलॉग है। फिर कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म और यूनिफॉर्मिटिज्म में जो मेन डिफरेंस है वो है रेट का। ठीक है, तो अचानक से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, जैसे कि ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट जो डायनासोर्स के टाइम में आया था, चिक्सक्लब क्रेटर जो मैक्सिको में है, या डेक्कन वॉल्केनिज्म में लार्ज प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। सो इसमें ग्रेजुअल नहीं, शॉर्ट पीरियड के लिए कैटास्ट्रोफिक इवेंट आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफिज्म। सो शॉर्ट पीरियड ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेटिग्राफिक कॉन्टैक्ट्स। सो स्ट्रेटिग्राफिक कॉन्टैक्ट मतलब बाउंड्री बिटवीन द टू रॉक यूनिट्स। तो बाउंड्री बिटवीन द टू रॉक यूनिट्स। सो टाइप ऑफ डिपोजिशनल कॉन्टैक्ट होता है, एक होता है हमारा वर्टिकल डिपोजिशन कॉन्टैक्ट, मतलब बेड एक के ऊपर एक डिपॉजिट हो रहे हैं तो वर्टिकली अगर उनमें कोई कॉन्टैक्ट है तो वो जाएगा वर्टिकल डिपोजिशनल कॉन्टैक्ट। और ये एक शार्प कॉन्टैक्ट है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सडन, सपोज ये लाइमस्टोन है और ये सैंडस्टोन, तो यहाँ सडन चेंज आ रहा है। पर अगर ग्रेडेशनल है, स्लोली चेंजेस आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ सैंडस्टोन है और यहाँ शेल है, तो यहाँ ग्रेडेशनल कॉन्टैक्ट है। तो वर्टिकल डिपोजिशनल कॉन्टैक्ट दो टाइप के होते हैं, या तो एकदम शार्पली कॉन्टैक्ट हो, या तो फिर स्लोली ग्रेडेशनल कॉन्टैक्ट हो। फिर लेटरल डिपोजिशन कॉन्टैक्ट होता है, जिसमें हमको हॉरिजॉन्टली कुछ कॉन्टैक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेटरल पिंच आउट है। लेटरल पिंच आउट, तो यहाँ पे ये बेड ऐसे एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पिंच आउट जैसा। इसमें भी शार्प लेटरल कॉन्टैक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पे एक अलग टेक्सचर का रॉक है, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन है और यहाँ पे शेल है, यहाँ सैंडस्टोन है, यहाँ शेल है, तो यहाँ पे शार्प कॉन्टैक्ट है। इसमें भी ग्रेडेशनल कॉन्टैक्ट वी कैन सी वेयर सैंडस्टोन इज स्लोली ग्रेडिंग इनटू शेल। इसके बाद इंट्रूसिव कॉन्टैक्ट, जैसे डाइक वगैरह है वो आके कंट्री रॉक पे इंट्रूड कर रही हो, ठीक है, तो हो गया इंट्रूसिव कॉन्टैक्ट। फिर है फॉल्ट कॉन्टैक्ट। फॉल्टिंग अगर प्रेजेंट है दो रॉक यूनिट के बीच में एंड देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, सो एज यू कैन सी हियर दिस वन। सो ये पोर्शन जो है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग दिस वन, सो दिस विल कम अंडर फॉल्ट कॉन्टैक्ट, जहाँ जहाँ फॉल्ट का रेंज है। एक बेड का एग्जांपल है मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, सो ये हो जाएगा हमारा फॉल्ट कॉन्टैक्ट। इसके बाद अनकन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट। ओके, इसमें क्या है, व्हेन देयर इज नो गैप इन, सॉरी, व्हेन देयर इज अ गैप इन सेडिमेंटेशन और इरोजन देयर इज अ अनकन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट, मतलब इरोजन वगैरह में गैप आ गया। तो यहाँ पे हमको सपोज सैंडस्टोन मिल रहा है और यहाँ शेल मिल रहा है। ओके, कुछ पहले सैंडस्टोन डिपॉजिट हो गया, फिर देयर इज अ लॉन्ग गैप हुआ, उसके बाद इरोजन हुआ और उसके बाद शेल का डिपोजिशन हो रहा है। तो ऐसे कॉन्टैक्ट को हम बोलते हैं अनकन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट। आफ्टर दैट वी हैव अनकन्फर्मिटीज, वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक। सो अनकन्फर्मिटी क्या होता है, अनकन्फर्मिटी इज अ ब्रेक इन स्टैटिग्राफिक रिकॉर्ड, ठीक है, ब्रेक इन स्टैटिग्राफिक रिकॉर्ड। सो टू वेज, दो तरीके से हो सकता है, या तो नो डिपोजिशन या तो इरोजन ऑफ द प्रीवियसली डिपॉजिटेड सेडिमेंट। ओके, इसको हम हाइटस भी बोलते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनकन्फर्मिटीज। सो यहाँ पे हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनकन्फर्मिटीज। तो इसमें पहली है एंगुलर अनकन्फर्मिटी। तो जो ओल्डर बेड है, नीचे वाला जो बेड है वो, और ऊपर वाला बेड किसी एंगल पे होगा, तो वो जाएगा एंगुलर अनकन्फर्मिटी। तो ये होता कैसे है, पहले डिपोजिशन हुआ, देन अपलिफ्ट और टिल्टिंग हो गया, जैसे यहाँ पे अपलिफ्ट टिल्टिंग की वजह से बेड किसी एंगल पे डिपॉजिट हो गया, उसके बाद इरोजन हुआ
और फिर डिपोजिशन ऑफ द यंगर स्ट्रेटा। सो ये हो गई हमारी एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी। तो हियर वी कैन सी दिस ओल्डर बेड, जैसे ये ओल्डर बेड है, ये किसी एंगल पे है यंगर बेड से, तो ये यंगर बेड है ऊपर, दिस इज अवर यंगर बेड। So our younger bed is at some angle with the older bed. So this will represent our angular unconformity. Then we have non-conformity. यहाँ पे क्या होगा कि नीचे पे ओल्डर में इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक होगा और ऊपर में यहाँ पे हमारा सेडिमेंट्री रॉक होगा। सो ये वाली जो नॉन कन्फॉर्मिटी है ये मोस्टली हमको देखने को मिलती है आर्कियन प्रोटोजोइक बाउंड्रीज पे। ओके जैसे एपार्कियन अनकन्फॉर्मिटी है या फिर अरावली विंध्यन, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये नॉन कन्फॉर्मिटी हमको जनरली वहाँ पे देखने को मिलेगी। देन वी हैव डिसकन्फॉर्मिटी। यहाँ पे इरोजनल कॉन्टैक्ट रहेगा, ठीक है, इरोजनल कॉन्टैक्ट रहेगा, मतलब ये ओल्डर बेड है, सपोज ये ओल्डर बेड है, इसके ऊपर यहाँ पे इरोजन हुआ और फिर यंगर बेड डिपॉजिट हो रहा है, तो इरोजन के बाद डिपोजिशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसकन्फॉर्मिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है डिसकन्फॉर्मिटी इज प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर विंध्यन। तो इस टाइप के एग्जांपल्स जब मेंस आंसर राइटिंग में हम लिखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर फैच होते हैं। जैसे मेरे मेंस में हाईएस्ट है पेपर 1 में among all the candidates, so I usually wrote this type of examples in my answers. okay, so जैसे विंध्यन में सेमरी के ऊपर कैमूर है तो यहाँ पे हमको डिसकन्फॉर्मिटी मिलेगी। नाउ पैराकन्फॉर्मिटी, इसमें कोई इरोजन नहीं होता, बस टाइम गैप होता है ओल्डर और यंगर बेड के बीच में, सिर्फ टाइम गैप होता है, उसके बाद डिपोजिशन होता है। ओके, सो लोअर एंड अपर स्ट्रैटा आर पैरेलल, देयर इज अ ब्रेक इन टाइम, देयर इज अ ब्रेक इन टाइम ऑफ द डिपोजिशन। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ वी विल मूव टू स्ट्रैटिग्राफिक क्लासिफिकेशन। So stratigraphic classification we'll do, first we have to understand what is stratum. okay, so stratum मतलब layers of rock, जो different layers of rock होती हैं, और strata मतलब sequence of rock layers। stratum means layers of rock, means one layer of rock, and strata means sequence of layers। okay, there are three main types of stratigraphy। so हमारे पास है लिथोस्ट्रेटिग्राफी, बायोस्ट्रेटिग्राफी, क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी, ये तीन मेन है। इसके अलावा फिर है हमारी सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी और मैग्नेटोस्ट्रेटिग्राफी। सो ये सब डील करने से पहले हम पहले डील करेंगे कि स्ट्रेटोटाइप क्या होता है। सो स्ट्रेटोटाइप मतलब क्या होता है कि किसी रॉक का नेम रखना। ओके, मतलब चोजन एट पर्टिकुलर लोकेलिटी टू एक्ट एज अ स्टैंडर्ड, उसको फिर स्टैंडर्ड मानना, स्टैंडर्ड कंपेरिजन फॉर लिथो और क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी। सो उसके कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल्स है कि हम बायनोमियल नेम देते हैं उसको, ठीक है। इन क्रोनो एंड लिथोस्ट्रेटिग्राफी यूनिट ज्योग्राफिक नेम्स, ठीक है, क्रोनो में और लिथोस्ट्रेटिग्राफी में ज्योग्राफिकल नेम देंगे। फॉर एग्जांपल जेवान सीरीज जो कश्मीर में है, सो जेवान इज अ टाइप ऑफ लोकेलिटी इन कश्मीर फॉर द लेट परमियन डिपॉजिट। अब जैसे कोई फॉसिल वगैरह है तो उसके नाम से भी रखते हैं, जैसे मोनोग्राफस यूनिफॉर्मिस। ओके, इसमें कुछ जनरल रूल है कि नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, इनिशियल लेटर्स को कैपिटल होना चाहिए। अब जैसे बेस्ट नोन एग्जांपल है हमारा सिरिंजोथायरस लाइमस्टोन। ओके, फेनेस्टेला शेल है जिसका नेम फेनेस्टेला ब्रैकियोपॉड के ऊपर रखा हुआ है। सिरिंजोथायरस एक तरीके का ब्रैकियोपॉड है। फेनेस्टेला ब्रायोजो है, सॉरी, फेनेस्टेला एक तरीके का ब्रायोजो है, तो फेनेस्टेला शेल उसके हिसाब से नाम रखा हुआ है। सिरिंजोथायरस एक तरीके का ब्रैकियोपॉड है, तो इस लाइमस्टोन का नाम पर्टिकुलर फॉसिल के नाम के ऊपर रखा हुआ है। तो ये होता है हमारा स्ट्रेटोटाइप। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज लिथोस्ट्रेटिग्राफी। अभी हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट डील करेंगे लिथोस्ट्रेटिग्राफी का, पर जैसे जैसे लेक्चर आगे प्रोसीड होता जाएगा we will see in detail how this lithostratigraphic correlation is also done. okay, so lithostratigraphy means type of rock. So it is an element of stratigraphy that deals with description, definition and naming of the rock. description rock का, उसका definition और उसका name. okay, it is a fundamental branch of stratigraphy
So in this classification, the sequence is divided on the basis of lithology. So each rock type or group of type constitute the unit. So यहाँ पे कुछ हिरार्की है, जिसमें सबसे बड़ा होता है हमारा सुपर ग्रुप, और सबसे छोटी यूनिट होती है बेड, और सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी फॉर्मेशन. तो इसमें याद रखना है, बेसिक यूनिट में अगर आएगा व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लिथोस्टैटिग्राफी, तो ये है, ठीक है, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट. हाईएस्ट रैंक यूनिट है सुपर ग्रुप और लोएस्ट है बेड. ओके, सो इसका ऑर्डर याद रखना है, सुपर ग्रुप, ग्रुप, फॉर्मेशन, मेंबर, बेड. ये ऑर्डर अरेंज करने के लिए आ सकता है, नहीं भी आएगा तो ये क्वेश्चन 2023 के मेंस में भी आया था. सो यू हैव टू रिमेंबर सुपर ग्रुप, ग्रुप, फॉर्मेशन, मेंबर, बेड. तो इसका एग्जांपल है, जैसे गोंडवाना है, इट्स अ सुपर ग्रुप, फिर उसके अंदर आता है तालचेर ग्रुप, उसके अंदर आता है तालचेर फॉर्मेशन, और उसके अंदर आता है तालचेर बोल्डर बेड्स. ठीक है. So this type of example if you write in exam, it will really fetch you a very good marks. Then we will discuss what is formation. Okay, so formation is a basic formal unit of stratigraphic classification. It is a basic formal unit of stratigraphic classification. Now एक formation को कैसे हम decide करेंगे कि वो formation है? It should be homogeneous set of strata, ठीक है, consisting of distinct rock type, laterally continuous होना चाहिए, ठीक है, and thick so that it is mappable. इट शुड बी मैपेबल. ऐसा नहीं कि छोटा सा एक फॉर्मेशन कहीं है, मतलब बेड है, स्ट्रेटम है, उसको बोल रहे हैं कि ये फॉर्मेशन है. इट शुड बी मैपेबल. फॉर एग्जांपल मुथ क्वार्टजाइट. ओके, मुथ क्वार्टजाइट इज वेरी फेमस डिवोनियन फॉर्मेशन, मुथ क्वार्टजाइट, एंड इट हेल्प्ड टू फॉर द कोरिलेशन बिटवीन द स्पीटी एंड द कश्मीर. ओके, नाउ होमोजीनियस कैरेक्टर कैन बी इन टर्म ऑफ लिथोलॉजी. मतलब क्या क्या कैरेक्टर को चेक करना है, लिथोलॉजी, जैसे मुथ क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट है, कलर, वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड डिपोजिशनल स्ट्रक्चर. सो दिस आर द बेसिक थिंग वी हैव टू स्टडी इन लिथोस्टैटिग्राफी. कोरिलेशन वी विल डिस्कस इन द फर्दर लेक्चर्स. नाउ बायोस्टैटिग्राफी, बायो मीन्स होता है लाइफ. ओके, नाउ एलिमेंट ऑफ स्टैटिग्राफी दैट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स. सो जो फॉसिल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो डील करते हैं इन अ रॉक सीक्वेंस, and organization of rock sequence into named unit on the basis of fossil content. मतलब क्या नाम रखेंगे उस पर्टिकुलर का. फॉर एग्जांपल मैंने बताया था सिरिंजोथेरस लाइमस्टोन है और फेनेस्टेला शेल वगैरह है, ठीक है. कुछ और नाम है जो पर्टिकुलर फॉसिल्स के बेसिस पे रखे जाते हैं. नाउ बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, वन बेसिक क्वेश्चन इज डोलोस लॉ. ओके, कि डोलोस लॉ क्या होता है कि जैसे कोई ओल्ड फॉर्म है, ठीक है, वो समय के साथ इवॉल्व होता गया और वो अभी कोई नई स्पीशीज बन गया. अब उस नई स्पीशीज को अगर सेम इन्वायरमेंट में भी रखा जाए तो भी वो अपने पुराने फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता. ठीक है, मतलब रिवर्स इवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है. यही है डोलोस लॉ. सो व्हाट इज रिटन, एन ऑर्गेनिज्म कैन नेवर रिटर्न, okay, can never return exactly to the former state even if it finds itself in a condition of existence identical to those in which it has previously lived. जैसे ट्राइलोबाइट है, अगर सेम सिचुएशन अभी भी क्रिएट हो जाए तब भी ट्राइलोबाइट्स वापस से नहीं आ सकते. ओके, नाउ दिस प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट इन बायोस्टैटिग्राफी क्योंकि उससे कोरिलेशन में हेल्प मिलेगी. जैसे पहले कोई प्रिमिटिव फॉसिल है तो वो फॉसिल रिपीट नहीं होंगे बाद में, तो इससे हम वी कैन इजिली डू द correlation. So we do not expect to find vertebrate like bones in the Proterozoic sequence. Now the fossil present in the rock during the time span are characteristics only of that particular time interval. Okay, for example graptolites. Okay, वो particular उसी टाइम पे थे Ordovician Silurian में, so we cannot find them now. Now different biozones are there. So in biostratigraphy the strata are divided into different biozones. Okay, so biozones constitute the primary stratigraphic unit. It is a primary stratigraphic unit of biostratigraphy. कुछ different types of biozones होते हैं, जैसे Texan range zone, interval zone, assemblage zone and abundance zone. This is very important topic, okay, for mains, gate and prelims point of view. Now Texan range zone क्या होता है कि जैसे हमको
यहाँ पे फॉसिल अपीयर हुआ और यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, तो ये हो जाएगा टेक्सन रेन जोन। ठीक है, अब ये फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ कोई फॉसिल है, ठीक है, ये कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ कोई और फॉसिल का फर्स्ट अपीयरेंस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक फॉसिल डिसअपियर हो रहा है और यहाँ पे भी कोई फॉसिल डिसअपियर हो रहा है, तो इसको ऐसे टाइप के जोन को हम बोलते हैं इंटरवल जोन। ओके, मतलब एक इंटरवल है एक का अपीयर होने का और दूसरा जो फॉसिल अपीयर हो रहा है उनके बीच में एक इंटरवल है। फिर हमारा है असेंबलर जोन, जहाँ पे डिफरेंट फॉसिल्स, हमको बहुत सारे फॉसिल्स की रेंज मिलेगी। एक्मे जोन में कोई एक पर्टिकुलर फॉसिल बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा, फॉर एग्जांपल एमोनॉइड्स इन द मेसोजोइक, ठीक है, वो जाएगा हमारा अबंडेंट जोन। नाउ रेंज जोन, स्पेन टाइम ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस एंड द लास्ट अपीयरेंस ऑफ द फॉसिल, मतलब ये वाला, ठीक है। नाउ इंडेक्स फॉसिल्स क्या होते हैं, शॉर्ट टाइम स्पेन होता है उनका, ठीक है, मतलब वर्टिकल रेंज, लार्ज ज्योग्राफिक रेंज होती है, बहुत वाइडली दे आर स्प्रेड अक्रॉस द होल प्लेट और होल कॉन्टिनेंट। नाउ इजिली आइडेंटिफिएबल, ठीक है। अब जो बचे हुए जोन है पार्शियल रेंज जोन और कॉन्करेंट जोन। सो यहाँ पे हमारा एक पर्टिकुलर फॉसिल है वो अपीयर हुआ, वो यहाँ पे डिसअपियर हुआ, ये कोई फॉसिल था वो यहाँ पे डिसअपियर हुआ और यहाँ पे हमको कुछ नहीं मिल रहा है और यहाँ पे फिर एक दूसरा फॉसिल अपीयर हो रहा है ऐसे, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग ऑफ टू फॉसिल है तो उनको बोलेंगे हम कॉन्करेंट रेंज जोन, ठीक है, मतलब एक यहाँ पे फॉसिल का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ वो कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे दूसरा कोई फॉसिल है वो अपीयर हुआ और यहाँ पे वो एंड हो गया, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हमको मिल रही है, ऐसे में हम बोलेंगे कॉन्करेंट रेंज जोन। और अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो उसको बोलेंगे पार्शियल रेंज जोन। देन वी हैव इंटरवल जोन, तो एज आई हैव एक्सप्लेन्ड कि यहाँ पे एक फॉसिल डिसअपियर हो रहा है, यहाँ पे फॉसिल डिसअपियर हो रहा है, इसके बीच में यहाँ पे इस पोर्शन में इंटरवल है, ठीक है। तो इंटरवल और अलग अलग तरीकों से बन सकता है, जैसे एक फॉसिल यहाँ पे अपीयर हुआ और एक फॉसिल यहाँ पे अपीयर हुआ, ठीक है, ये फॉसिल एक यहाँ पे डिसअपियर हुआ, एक नया फॉसिल यहाँ पे अपीयर हुआ, तो इफ देयर इज अ इंटरवल बिटवीन दिस इवेंट देन वी कॉल इट एज अ इंटरवल जोन। उसके बाद वी हैव असेंबलेज जोन, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स हमको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा में मिलते हैं, पर्टिकुलर रेंज में मिलते हैं, ठीक है। अबंडेंस जोन डिफाइंस द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ वन और मोर स्पीशीज, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे मिलेगी, तो ओनली यूज्ड इन लोकलाइज्ड क्लासिफिकेशन, डू नॉट हैव वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन, सिर्फ लोकली वी यूज दिस। फॉर एग्जांपल शिवालिक्स में मेमेलियन के फॉसिल जो मिलते हैं वहाँ पे इक्वस वगैरह के जो वर्टिब्रेट्स के फॉसिल हैं दैट विल कम अंडर द एक्मे जोन। आफ्टर दैट वी हैव क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी। नाउ chrono means time. Now element of stratigraphy that deals with relative time relation and age of rock, okay, relative time relation and age of rock. Now the element of stratigraphy that deals with relative time relation and age of the rock body are comes under chronostratigraphy. Now time cannot be seen in the rock but determined based on the fossils, okay. Now what is our aim in this? Our main aim is to organize the rock sequence on a global scale into chronostratigraphic unit so that all local, regional and global event can be relatable to a single standard geological scale. So example है कंपैरिजन किया यहाँ पे क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी को जियोक्रोनोलॉजिकल यूनिट से, तो वी हैव इयोनथर्म, एराथर्म, सिस्टम, सीरीज, स्टेज, ओके, एंड देयर इक्विवेलेंट्स आर रिटन हियर। सो इयोनथर्म का इयोन, एराथर्म का एरा, सिस्टम का पीरियड, सीरीज का इपॉक और स्टेज का एज। तो व्हाट इज जियोक्रोनोलॉजी? इट इज अ रिलेटिव डील्स विथ रिलेटिव डेटिंग ऑफ द रॉक, ठीक है, मतलब जियोक्रोनोलॉजी सिर्फ टाइम के साथ डील करता है, जियोक्रोनोलॉजी ओनली डील्स विद द टाइम, but chronostratigraphic unit it deals with both rock plus time, ठीक है। now rock की dating basically we do by radioactive datings, okay, so this I have explained, rock plus time, chronostratigraphy only time, geochronological unit. Now in chronostratigraphy we have seen we have stage, series, system, eontherm, eratherm, okay. So eontherm is group of eratherm, eratherm is group of era, for example Mesozoic era. System is a major rock unit, lies above the series and below the eratherm, example Triassic system, and equivalent geochronical unit for system is period, okay, for system period is there. Now after that series is there,
So series rank above stage and below system equivalent geochronological unit is epoch. ये अपने से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। मेन याद ये रखना है ये वाला पोर्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। बाकी कौन किसके ऊपर है कौन किसके नीचे वी कैन राइट अकॉर्डिंगली। So similarly, if we have stage, basic and lowest ranking unit in the chronostratigraphy, and इसका equivalent है हमारा age geochronological unit में। So this ends our first lecture on the introduction of the stratigraphy. In the next lecture, we will start with the stratigraphic correlation. So thank you so much for watching. My name is Swambhu Tripathi and I have scored All India Rank 3 in UPSC Combined Geoscientist Exam 2023. Thank you for watching this video.